हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि काशी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एजीटी का एग्ज़ाम तो हो गया है। उसकी आंसर की भी आज फाइनल आ गई है। उसमें आप देख सकते हैं कितना स्कोर आपका बन रहा है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का पेपर खराब गया हो या जिनको डाउट हो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको लगातार अपनी स्टडी को जारी रखना है। उनको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आपके आगे एक और बड़ी वैकेंसी है। 1100 प्लस पोस्ट है किन सुपरवाइजर का। उस पर आप फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों, कभी भी तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। यही तैयारी जो आपका एजीटीए के लिए था, उसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखिए। आगे भविष्य में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। अभी आपका एसटीए का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एसडीओ, जो कृषि विभाग की सबसे बड़ी भर्ती होती है, उसका 40 से 41 पोस्ट का जो है लगभग अध्याचन मिल चुका है। इसी महीने में लास्ट वीक में जारी होने की संभावना है दोस्तों। और दोस्तों, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्लस बीएड किए हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा सुनहरा मौका आने वाला है। इसी महीने में या तो नेक्स्ट मंथ में पक्का आ जाएगा दोस्तों। उसमें भी 300 प्लस वैकेंसी है एजी के स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, टीजीटी पीजीटी का। और दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जो जैसे हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर का, केन इंस्पेक्टर का, सब वैकेंसी आपका यूपीएससी अभी आनी बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू बनाए रखें। आज से दोस्तों, मैं केन सुपरवाइजर के लिए आपको मैं बता दूं, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए पहली क्लास मेरी है। और पहला जो उसके सिलेबस में पहला टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों, उसको मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आप सभी के लिए मैं प्रॉपर सिलेबस बाय सिलेबस, बेसिक से हाई तक का क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा दोस्तों। जब मैं क्लास लूंगा तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग वही क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों। क्योंकि एजीटीए के लिए मैंने टेस्ट सीरीज चलाया था और एक टारगेट बैच बनाया था एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन उससे फंसे हैं दोस्तों। बस मैं एक महीने बस पढ़ाया था दोस्तों, और एक महीने बस गाइड किया था, उससे 30 प्लस क्वेश्चन फंसे हुए डायरेक्ट दोस्तों। तो आप सभी बने रहें दोस्तों। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देरी करते हैं। अब हम लोग देरी कुछ नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते दोस्तों। अच्छे से पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। जिनका पेपर खराब गया उसको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, हो जाएगा आपका। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फसलों का वर्गीकरण। दोस्तों, आप देख रहे होंगे फसलों का वर्गीकरण। जो फसल क्या है दोस्तों, हम लोग पहले जाने फसल क्या है दोस्तों। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं, वीड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक फील्ड है, ये फील्ड ले लीजिए। ये फील्ड में अगर ग्रुप्स ऑफ प्लांट होंगे तो उसको हम लोग क्रॉप कहेंगे। ग्रुप्स ऑफ प्लांट को हम लोग क्रॉप कहेंगे। अगर ये अपना प्लाट है, इसमें एक 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 बस घास है, तो एक सिंगल पौधा हो चाहे कुछ भी हो, उसको वीड कहेंगे। वीड और क्रॉप में यही डिफरेंस है। अगर वीड सिंगल वीड होता है उसको वीड कहते हैं, और दोस्तों ग्रुप ऑफ प्लांट्स को क्रॉप कहते हैं। इतना याद रखें, ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज क्रॉप। ये क्रॉप का डिफिनेशन ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग वर्गीकरण देखेंगे फसलों का, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखेंगे अभी। तो दोस्तों, किसी विशेष उद्देश्य भोजन, चारे, रेशा, तेल, औद्योगिक आदि के लिए एक ही प्रकार के फसल पौधों को बड़े क्षेत्र में जाए उगाया जाए तो उसे ही क्रॉप कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकरण में देखने। उपयोग, इकोनॉमी का यूज क्या है उसका वर्गीकरण का दोस्तों। जैसे खाद्यान्न में हम लोग क्या क्या लेते हैं, खाद्यान्न में गेहूं, धान, मक्का, जौ। दलहन पल्स क्रॉप में चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, ये सब है। तिलहन में आप देख सकते हैं सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। रेशा में आप देख सकते हैं दोस्तों, कपास है, जूट है, और आपका सनहेम। सनहेम से इस बार क्वेश्चन भी आया था एजीटीए में दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम पूछा था, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो जनरली सब यहीं से आते हैं। अब देखिए, कैश क्रॉप है दोस्तों। आपका कैश क्रॉप में है गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, चाय है, काफी है। तो गन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और कपास। एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो कपास है दोस्तों, आपका क्या है, रेसे वाले में भी आ जाएगा और नकदी में भी आ जाएगा। कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, बहुत एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन कैश क्रॉप है कौन नहीं है दोस्तों। चारा वाली फसलें, फोडर क्रॉप, बरसीन हो गया, ज्वार हो गया, नेपियर घास हो गया। मसाले स्पाइस वाली फसलें जैसे हल्दी हो गया, धनिया, जीरा, इलायची। और पे बेवरेज वाली है चाय, कॉफी, कोको। औषधि मेडिसिनल प्लांट जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा और तुलसी। सुगंधित पौधे जो होते हैं एरोमेटिक, वो है लेमन ग्रास हो गया, पुदीना हो गया, खसखस हो गया दोस्तों।
और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में तो पता है फल और सब्जी या फूल 3 आते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं उसके वर्गीकरण का आधार देखते हैं दोस्तों। ये तो हम लोग उसके उपयोग के आधार पर हम लोग वर्गीकरण पहला देख लिए दोस्तों, और दूसरा हम लोग वर्गीकरण देख रहे हैं दोस्तों कि जीवन अवधि लाइफ स्पैन के बारे में देख, उसकी अवधि कितनी है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, अब बहुवर्षीय, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो एनुअल जो होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल 1 साल का में पूरा कर, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, चना हो गया दोस्तों, हम देख सकते हैं। जैसे 1 वर्ष में बुआई कटाई पूरा सभी हो जाए दोस्तों, ठीक है, उसको 1 वर्षीय कहते हैं। 12 महीने के भीतर द्विवर्षीय मतलब 12 महीने से ऊपर हो जाती है और 2 साल से नीचे रहती है, द्विवर्षीय होती है। 2 वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं, लाइफ साइकिल। उदाहरण के लिए जैसे गाजर, चुकंदर, प्याज दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसको भी ध्यान रखिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों। आपका बेसिक क्वेश्चन ही गलत होता है, मैं आपको बता दूं। बहुवर्षीय देखते हैं दोस्तों, कई वर्षों तक उत्पादन, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या होता है, कई वर्षों तक उत्पादन होता है इसमें, जैसे कि 2 साल से ज्यादा का जो समय होता है वो बहुवर्षीय में आ जाता है। जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया दोस्तों, और अल्फा अल्फा, ये सब बहुवर्षीय है। देख सकते हैं आप गन्ना, आप देख सकते हैं केला, देख सकते हैं आप, और नारियल का देख सकते हैं, उसका देख सकते हैं। कई वर्षों तक उत्पादन देते हैं दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, नोट कर क्या है कि फसलों का वर्गीकरण 2 या 2 से अधिक आधारों पर भी किया जा सकता है, जैसे मौसम, जल की आवश्यकता, मृदा, तापमान, प्रकाश अवधि, जड़ प्रणाली। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं मौसम के आधार पर कौन कौन सा, जैसे एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें कौन खरीफ है कौन रबी है। तो जो खरीफ क्रॉप है दोस्तों, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन है। खरीफ क्रॉप की जो बुआई हम लोग करते हैं जून से जुलाई के बीच में करते हैं दोस्तों, और उसकी कटाई जो होती है हार्वेस्टिंग, हम लोग सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, और आपको बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे कि आप ले सकते हैं पिजन पी, ले सकते हैं उर्द, मूंग। तो दोस्तों बहुत सारे हैं जो कि खरीफ क्रॉप हैं, आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो धान हो गया, मक्का, कपास, उर्द, मूंग, और आपका अरहर, ये सब जो है ये खरीफ क्रॉप है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं रबी क्रॉप दोस्तों। नेक्स्ट है रबी क्रॉप का, अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है जिसमें, ठीक है दोस्तों, कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये तो मेन क्रॉप है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, आप इसको जरूर जैसे याद कर रखें। और जायद की जो फसलें हैं दोस्तों, उसकी अवधि मार्च से जून तक की होती है। उदाहरण के लिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा जो होते हैं, ये आपके जायद के फसल में काउंट होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, अधिक जल चाहने वाली फसल, और मध्यम जल चाहने वाली फसल, और कम जल चाहने वाली फसल। तो दोस्तों धान जो है अधिक फसल मतलब पानी चाहने वाली धान हो गया आपका, ठीक है, जो जूट हो गया, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है दोस्तों। मध्यम जल वाली फसल जैसे गेहूं दोस्तों। गन्ना को भी दोस्तों हम लोग अधिक वाले में ही रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी वाटर हम लोग को लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए, और इसको 150 से तक चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पूछा जाता है। कम जल चाहिए बाजरा, ज्वार, चना, और जितनी भी पल्स क्रॉप है दोस्तों, आल पल्स क्रॉप जो है बहुत कम जल उनको चाहिए होता है, पल्स क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, भूमि के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों। जैसे ऊंची भूमि में जो होती है बाजरा, अरहर ऊंची भूमि में हो जाती है। मध्यम भूमि में गेहूं, मक्का, और निचली भूमि जो लो लैंड होता है उसमें धान होता है, और आपका हो जाता है जूट। जहाँ धान होगा वहाँ जूट पक्का होगा दोस्तों, क्योंकि जूट के लिए भी वाटर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों वनस्पति वर्गीकरण, मतलब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग देखते हैं उसको। जैसे फैमिली जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, आप उसकी भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि घास कुल के जो है ग्रास फैमिली, जैसे अनाज आता है, शुगर के, नेपियर ग्रास, और ठीक है पाराग्रास, ये सब जो है दोस्तों ग्रेमनी परिवार में आती हैं। दूसरा अपना है क्या, कौन सा है, मटर वाली, जिसे लेगुमिनेसी कहते हैं, कभी कभी पेपलिनियोसी भी कहते हैं, मटर कुल की फैमिली है दोस्तों। इसमें सारे पल्स क्रॉप आ जाते हैं, लेग्यूम फसलें, मूंगफली, और सनहेम्प भी इसी में आता है दोस्तों। एग्जाम में सनहेम्प का साइंटिफिक नेम पूछा था, कोलेटेरिया जेंसिया, ठीक है, कोलेटेरिया जेंसिया जो है उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, एग्जाम में आया था ये एजीटीए के। हम लोग देखते हैं दोस्तों क्रूसीफेरिस देखते हैं, जो इसका ब्रेसिकी फैमिली से सरसों का है, मस्टर्ड फैमिली जिसको बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड आ गया, रेडिस, कैबेज, कैलीफ्लावर, और क्रोन कॉर्न जो है ये भी इसके अंडर आता है दोस्तों। यह है ब्रेस्की, या उसको क्रूसीफेरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है क्या, कुकुरबिटेसी फैमिली। उसमें क्या है, बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, कुकुम्बर है, पंपकिन है, आप देख सकते हैं एक कुकुरबिटेसी फैमिली की है।
नेक्स्ट दोस्तों मालवेसी फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काटन हो गया, ओकरा हो गया, इसे भिंडी कहते हैं, और रोसेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सोलनेसी फैमिली, जितने भी टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, टोबैको, चिली, ये सब क्या है, सोलनेसी फैमिली की है। नेक्स्ट है दोस्तों टिलियेसी फैमिली, जूट और फालसा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है आपके, आप इसको याद रखें, क्योंकि इकलौता आपका फल वाला ऐसा फल है जो कि मतलब किसी क्राफ्ट से उसका फैमिली मैच कर रहा है। तो फालसा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, किस फैमिली से, तो टेलियसी फैमिली से। जूट और फालसा दोनों ये एग्जाम में आता है, अब इसको डबल स्टार मार, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत आता है। आठवां जो है दोस्तों क्या है, सूरजमुखी है, स्ट्रेसी और कंपोजिटिव भी उसको बोलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, सैफ्लावर हो गया, नाइजर हो गया सीड, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो फैमिली है अपना, वो है चीनोपीडियसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया और शुगर बीट इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, पेडिलियसी है दोस्तों, तिल होता है, सिस्मम जो है इसी फैमिली में आती है। ये बहुत ज़्यादा एक सिंगल है तो दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो सिंगल होता है उसका एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आप इसको देख सकते हैं, डबल स्टार इसको लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यूफोरबिएसी जो फैमिली की है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कैस्टर हो गया और टोपिकोआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कनकुलेसी जो है, ठीक है, इसको कलमी कुल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बहुत आता है, इसको याद रखिए। जैसे स्वीट पोटैटो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार इसको भी आप लगा सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अम्बरीफेरी धनिया, जिसको बोलते हैं कोरिएंडर, क्यूमीन और कैरेट, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 14 एलिएसी जो है प्याज की जो है, इसमें ओनियन और गार्लिक आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है दोस्तों 15 जिजिरबिएसी, अदरक का कुल। दोस्तों मैं आपको बता दूं एजीटीए के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन आया था। एजीटीए 2000 जो अभी 26 का पेपर 9 अगस्त को हुआ दोस्तों, उसमें पूछा था इसमें से कौन जिजिरबिएसी फैमिली की नहीं है दोस्तों। तो उसमें आपका आप देख रहे थे काली मिर्च था, वो नहीं था दोस्तों, ब्लैक पेपर। तो दोस्तों ए भी ऑप्शन में था, जिंजर भी था, टर्मरिक भी था। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे नोट्स से अभी मैं पहला क्लास ले रहा हूँ आप सभी का, इसी से दोस्तों वो पूरा क्या हुआ है कि सिलेबस को फॉलो करके इस बार एजीटीए ने पेपर बनाया था, इसलिए एक क्वेश्चन देखिए फसलों के वर्गीकरण से भी आपको रख दिया था, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो है प्रकाश की अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शार्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल। तो पहला है दोस्तों शार्ट डे प्लांट, इसका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, शार्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। तो एग्जाम में आपको आता ही आता है, तो आप याद कर लीजिए यहीं पे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये फसलें जिनमें दिन की अवधि, ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल, ठीक है, फोटो पीरियड से कम, अर्थात लंबी रात होने पर फूल आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है, लंबी रात की आवश्यकता होती है, सामान्यतः 8 से 12 घंटे पर्याप्त होते हैं, जो सन प्रकाश खरीफ मौसम में अधिक पाई जाती है दोस्तों। खरीफ मौसम अधिक नहीं, जितने भी खरीफ क्रॉप हैं, आल खरीफ क्रॉप जो लगभग है, वो आपके होते हैं 60 डे प्लांट। ठीक, आप इतना याद रखिए कि जो खरीफ के पौधे होंगे वो 60 डे क्रॉप होंगे, आपको इतना याद रखना है। जैसे राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, sorghum हो गया, पर्ल मिलेट, कपास, तंबाकू, ये सब खरीफ क्रॉप है सारे। और सारे किसमें आते हैं आप देख सकते हैं, आपको राइस हो गया, आपका हो गया पल्स वाले में हो गया, ठीक, सोयाबीन, और आपका देख रहे हैं बाजरा, ज्वार बाजरा, आपका काटन हो गया और तंबाकू हो गया। ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब 60 डे प्लांट है, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि आल खरीफ का इस 60 डे प्लांट में काउंट होते हैं। सामान्यतः ये फसलें दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है, ऐसा भी स्टेटमेंट आपको बना सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, जो है अपना नेक्स्ट जो है लॉन्ग डे प्लांट है, क्रॉप है। तो इसको देखते हैं, इसकी जो है दिवसीय फसलें होती हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में। वे फसलें जिनमें दिन की अवधि क्रिटिकल पीरियड से अधिक होने पर फूल आते हैं, जैसे कि इसमें छोटी रात की आवश्यकता होती है, लगभग 14 से 6 घंटे प्रकाश उपयुक्त होता है इसमें। अधिकांश रबी फसलें होती हैं, आल रबी क्रॉप याद रखो, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई, अलसी, चुकंदर, सारे जो है आपके क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डे न्यूट्रल क्रॉप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये अपवाद है इनको। डे न्यूट्रल जिन फसलों में फूल आने पर भी दिन की लंबाई का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, दिन रात से उनको कोई मतलब नहीं हुआ, विशेष प्रभाव नहीं पड़ते हैं, वो आपको डे न्यूट्रल क्रॉप में आते हैं, उसको आपको याद करना होगा।
ठीक है दोस्तों, किसी भी दिन लंबाई में फूल आ सकते हैं, तापमान, पोषण, आयु से भी अधिक प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, खीरा हो गया और सूरजमुखी जो आते हैं आपके डे न्यूट्रल आपका क्रॉप होते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपके लिए इतना बेहतरीन नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा दोस्तों, आपको कि जल्दी आपको याद हो जाए डे न्यूट्रल में कौन कौन आते हैं। आपका सनफ्लावर हो गया, कुकुम्बर हो गया, आपका चिली हो गई, ब्रिंजल हो गई और टोमेटो हो गया। आपको फिगर से भी बहुत जल्दी याद होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं एकदम अट्रैक्टिव नोट्स आप लोग के लिए बनाया हूँ। आप लोग को अगर कोर्स लेना हो किन सुपरवाइजर का, तो बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में, बहुत अच्छी कम दाम में आपको पूरा लास्ट तक पूरा कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट नोट्स, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा कि आप आसानी से पढ़ के आपको याद हो जाना है। और क्लासें भी पूरी क्लासें मिलेंगी, डेली की डेली क्लास, डेली की डेली टारगेट, वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल रही है दोस्तों। अगर आपको जाना हो तो कृषि काशी एप्लीकेशन पे विजिट करके आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तापमान के आधार पर फसलों के प्रकार देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तापमान पौधे की अंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जो है जर्मिनेशन में, प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका ग्रोथ में, आपके फ्लावरिंग में और आपके फ्रूटिंग में, फल बनने में, पुष्प बनने में और उसके ग्रोथ में और उसके जर्मिनेशन में और उसके मैच्योरिटी के लिए तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण कारक है दोस्तों, प्रत्येक फसल के लिए न्यूनतम मिनिमम जो है, ठीक है, ऑप्टिमम अधिकतम 3 प्रकार की जो है आपको तापमान चाहिए ही चाहिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं कूल सीजन का क्रॉप। पहला क्या है, कूल सीजन क्रॉप मतलब शीत ऋतु की फसलें। परिभाषा के वे फसलें जो कम तापमान 10 से 25 पर अच्छी वृद्धि एवं उत्पादन करती है, उतना उसको कूल सीजन क्रॉप कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ठंडी जलवायु में अच्छी वृद्धि होती है, अंकुरण और पुष्पन कम तापमान पर बेहतर होते हैं, अधिक तापमान पर उत्पादन जो है घट जा सकता है। अधिकांश जो है रबी फसलें होती हैं, क्योंकि रबी फसलें जो होती हैं दोस्तों वो अपने ठंडी के समय में होती हैं। तो आप देख सकते हैं अंकुरण के लिए लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के लिए 15 से 25 और पुष्पन और दाना भरते समय कितना है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत पर्याप्त है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन सी फसल आ रही है दोस्तों, वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिन और लाइनसीड और ओट। रबी क्रॉप जितनी है वो आएंगी आपकी इसमें। तो इसमें क्या होता है, बेहतर दाना भराव और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होता है, रोग एवं कीट की अपेक्षा अधिक कम प्रकोप होते हैं दोस्तों। अब देखिए वार्म सीजन क्रॉप दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे फसलें जो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपनी अच्छी वृद्धि कर लेती हैं, उसे वार्म सीजन मतलब गर्मी का, ग्रीष्म या उस ऋतु भी कहते हैं इसको। विशेषता क्या है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, अधिक सूर्य प्रकाश पसंद करती हैं ये फसलें, पाला सहन नहीं कर पाती हैं ये। अधिकांश खरीफ फसलें इस वर्ग में आती हैं दोस्तों। अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उचित रहता है, वृद्धि के लिए 25 से 35 और पकने के लिए 30 से 35। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है डाटा दोस्तों। इसमें सारे खरीफ क्रॉप हैं दोस्तों, जैसे कि आपका राइस हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, सोरघम, पर्ल मिलेट, काटन, शुगर केन और ग्राउंडनट, सनफ्लावर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, तेज वृद्धि होती है, अधिक जैविक उत्पाद, बायोमास ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप किसमें बायोमास ज़्यादा होता है, तो आपका होता है खरीफ क्रॉप में, क्योंकि इसमें लंबी धूप लगती है, जिससे जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है उतना ज़्यादा बायोमास बनता है। लंबी धूप से बेहतर प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जड़ प्रणाली मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम के आधार पर अब दोस्तों क्लासिफिकेशन किया गया है इसको। जैसे आपको पता है दोस्तों कि बहुत प्रकार का रूट भी होता है दोस्तों। जैसे जड़ रूट पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः भूमि के अंदर विकसित होता है। यह पौधे को आधार मतलब सपोर्ट प्रदान करता है और जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। कुछ पौधे में जड़ भोजन का संचय स्टोरेज भी करते हैं। फसलों के जड़ प्रणाली के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, टैप रूट सिस्टम है, मुख्य जड़ वाली फसल है। देखिए इसमें एक मुख्य जड़ है, ठीक है, उससे अलग अलग जड़ें हैं, जैसे ये मुख्य जड़ हो गया एक और उसके पार्श्व जड़ हो गए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, और इसमें समान आकार के जड़ अनेक जगह जड़ होते हैं, जैसे तो इसको रेशेदार जड़ भी कहते हैं दोस्तों, फाइब्रस रूट। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारियां देखते हैं, टाइप रूट सिस्टम क्या है। जब बीज की मूलांकुर जो रेडिकल है बढ़कर एक मुख्य जड़ प्राइमरी रूट बनती है तथा उसमें छोटी छोटी पार्ट्स मतलब लेटरल रूट निकलती है, इसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, एक मोटी एवं गहरी मुख्य जड़ होती है, पार्ट्स से जुड़े मुख्य जड़ से निकलती है दोस्तों, यहाँ से जुड़ के मुख्य जड़ निकलती है। मिट्टी की गहरी परतों से जल एवं पोषण
तत्व प्राप्त करती है। दोस्तों ये जो है अंदर से पानी, पोषण सब लेकर आती है दोस्तों। इसमें मृदा अपरदन रोकने में सहायक है दोस्तों। जो ये है मृदा को अपरदन को मिट्टी को एकदम बांधे रहता है चारों तरफ से ऐसे, अच्छे से बांधे रहता है मिट्टी, जिससे कि इरोजन बहुत ही कम होते हैं। तो आप ये सब क्रॉप याद करिए, सब इरोजन को कम करते हैं। कौन-कौन सा? जैसे आपका ग्राम चना हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड, पिजन पी, अरहर, मूँगफली, ग्राउंड नट, सोयाबीन और लाइन सीड, पी और लेंटिल। ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ये सब पल्स की क्रॉपें हैं। ये क्या करते हैं, उसको एकदम जकड़ के रखते हैं दोस्तों मिट्टी को। इससे इरोजन को सपोर्ट नहीं मिलता, इरोजन को रिड्यूस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा क्रॉप इरोजन को कंट्रोल करता है, तो ये सारी हैं। इसमें भी होती है लेकिन ये बहुत कम करती हैं। ये जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये इरोजन को प्रमोट करती है दोस्तों। एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि कौन-कौन सा और ज्वार और बाजरा बहुत ज़्यादा इरोजन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि मैं तैयारी किया हूँ तो हमें पता है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन बन चुका है पहले, एग्जाम में भी आ चुके हैं। फाइब्रस रूट्स देखते हैं दोस्तों। जब प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है और तने के आधार से समान आकार की अनेक पतली जड़ें निकलती हैं, उसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। विशेषता क्या है? मुख्य जड़ नहीं होते इसमें, सभी जड़ें लगभग समान आकार की होती हैं, मिट्टी के ऊपरी परत में फैल जाती हैं। जब ऊपरी परत में फैल जाती हैं दोस्तों, जब इनको उखाड़ा जाता है, जब इनको कटाई हो जाती है, बहुत तेजी से क्या होता है, जल एवं पोषक तत्वों का तीव्र अवशोषण करते हैं, मिट्टी को बांधकर अपरदन को कम करती हैं दोस्तों। तो उतना नहीं कम करती हैं जितना आपका पल्स क्रॉप करता है दोस्तों। इससे इरोजन होता है दोस्तों। ये 3 क्रॉप आप याद रख सकते हैं, ये इरोजन को प्रमोट करते हैं। लाभ मिट्टी संरक्षण में उपयोगी है दोस्तों। वर्षा जल का तेजी से उपयोग होता है, उथली मिट्टी में भी अच्छी वृद्धि कर पाती है दोस्तों। अब दोस्तों जो वर्गीकरण आपका है C3 C4 कैम प्लांट के आधार पे या फोटोसिंथेसिस के आधार पे है जो अपना, ये भी बहुत एग्जाम में है। डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगा ले, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्त आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी तो इनका अलग से क्लास जब होगा प्लांट फिजियोलॉजी का तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अभी ही क्लासिफिकेशन के आधार पर बताया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट के आधार पे दोस्तों है ये कि क्या क्या बनते हैं दोस्तों। जैसे C3 प्लांट, इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और C4 को एच स्टैक पैथवे भी कहते हैं, और आपको कैम प्लांट को क्या कहते हैं, क्रोसिलेनी एसिड है मेटाबॉलिज्म। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रथम उत्पाद होता है 3PG, मतलब 3C उसको बोलते हैं। इसके OAA4C इसको ये बोलते हैं, इसको भी वही सेम बोलते हैं दोस्तों। इसका जो है एंजाइम बहुत पूछता है, इसका क्या होता है, रुबिस्को होता है। इसका पेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये भी दोनों याद रखिए, ये दोनों सेम है दोस्तों। दोस्तों ये पूछता है कि क्रेंज टाइप ऑटोनॉमी किसमें पाई जाती है, तो न C3 में पाई जाती है, न कैम में पाई जाती है दोस्तों, C4 में पाई जाती है, आप देख सकते हैं। फोटो रिस्पायरेशन अधिक होता है दोस्तों, और इसमें फोटो रिस्पायरेशन कम होता है, और इसमें बहुत ही कम होता है दोस्तों। दोस्तों वाटर यूज एफिशिएंसी कम होता है, इसका अधिक होता है, और सबसे अधिक इसका होता है। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। वाटर यूज एफिशिएंसी के आधार में इसको लगाइए। C3 कम होता है, फिर C4 होता है, फिर आपका कौन सा होता है, कैम, ठीक है, कैम प्लांट होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लगा सकते हैं। तापमान इसमें 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें क्या होगा, सूक्ष्म मरुस्थलीय, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं C4 C3 प्लांट दोस्तों। आप देख सकते हैं कि उदाहरण में क्या है, गेहूँ है आपका, गेहूँ, धान, चना, आलू, ये सब क्या है, C3 प्लांट है। और आपका मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा हो गया, ये C4 प्लांट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि C4 प्लांट क्या होते हैं। C4 प्लांट एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और कैम प्लांट। C4 प्लांट ऐसे होता है, पौधा होता है दोस्तों, ऐसे मान लो पौधा हो गया, एक गन्ने का पौधा है, और उसमें ऐसे ऐसे पाया जाता है, जिसमें नोड होता है, एक नोड यहाँ ऐसे निकला रहेगा, एक यहाँ निकला रहेगा, और एक यहाँ निकला है ऐसे दोस्तों, जिसमें नोड्स होते हैं दोस्तों। वो मैक्सिमम क्या वहीं वो C4 प्लांट ही होते हैं दोस्तों। जैसे आप मक्के में भी देख लीजिए, सेम ऐसे ही होता है। आप गन्ना में भी देखें, सेम ऐसे होता है। ज्वार में भी देखें सेम, और बाजरा में देखें सेम होता है दोस्तों। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, कैम प्लांट में अनानास, कैक्टस और अगावे और एलोवेरा, ये सब आते हैं किसमें, कैम प्लांट में। दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा जो मेरे हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको कैसा लगता है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि सुपरवाइजर के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।